अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अहले खाना, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए धरनों और कानूनी चाराजोई से कुछ हासिल न होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा अब इमरान खान से अहले खाना की मंगल को मशरूत मुलाकात पर आमादगी का इजहार भी कर रहे हैं। मगर अहम बात यह कि कुछ रोज़ पहले तक हुकूमती वुज़रा से जब ये सवाल होता था कि इमरान खान की उनके अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, तो हुकूमती रहनुमा इसकी जिम्मेदारी जेल इंतज़ामिया पर डालते थे। लेकिन अब हुकूमती रहनुमा खुद मुलाकातों की इजाज़त ना देने को जस्टिफाई कर रहे हैं और इस मामले की ओनरशिप लेते हुए कह रहे हैं कि अडियाला जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी हेडक्वार्टर नहीं बनने दिया जा सकता। अगर इमरान खान से मुलाकात के बाद सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी या हुकूमत और रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बयान दिए जाएंगे तो फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हुकूमती रहनुमा मुलाकातों में रुकावट डालने की हिकमत अमली का दिफा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंगल को मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज की कॉल दे चुकी है। इसी दौरान इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नौरीन नियाजी के भारतीय मीडिया को एक के बाद एक इंटरव्यू देने का सिलसिला भी जारी है। अब अहम बात यह है कि वैसे तो ये इमरान खान की बहनों का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे इंटरव्यू दें, मगर इन इंटरव्यूज़ में और ख़ास तौर पर गोदी मीडिया को इंटरव्यूज़ में अलीमा खान और नौरीन नियाजी जिस किस्म की धमकी आमेज बातें कर रही हैं, इस पर सवालात उठ रहे हैं। नौरीन नियाजी ने आज एक भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अगर किसी ने इमरान खान को कत्ल करने का सोचा भी तो फिर पाकिस्तान के सेनेटर्स, अरकान असेंबली समेत तमाम जिम्मेदारों का कत्ल करना आसान और वाजिब हो जाएगा। अलीमा खान ने और पार्टी रहनुमा असद कैसर ने भी इस किस्म के बयान दिए। ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने हैं, ये जितने आपके हुक्मरान हैं ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए। और फिर इनको नहीं पता कि इनकी ज़िंदगियों के साथ क्या होगा। इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही ज़िंदगियों से फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है जो पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है इमरान खान के लिए कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा। आप ये देखिएगा। और फिर जब ये पाकिस्तान से भागेंगे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे कत्ल करने की इनमें जुर्रत नहीं है। उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनको बंद किया हुआ। ये कत्ल करें तो ये इनमें से ये जितने सेनेटर और ये कोई भी नहीं बचेगा। ये जो असेंबलियों में बैठे हैं ना, ये सब इनकी फिर कत्ल आसान हो जाएगा। अगर इन्होंने इमरान खान का कत्ल का सोचा फिर तो ये सब का कत्ल बहुत आसान हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा कत्ल। इनकी किसी की जुर्रत नहीं है कि इमरान का एक बाल को भी हाथ लगा सके। ये हाथ लगा के देखें और देखें उसके बाद ये कोई बचता है कि नहीं बचता। हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। आप ये ध्यान में रखें कि आप अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बिका होगा, यकीन जाने कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। मामला किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंटरव्यूज से क्या हासिल करना चाहती है और क्या इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देकर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना हुकूमत को सूट करता है, इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और मुनीब फारूक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले बताइएगा कि पिछले हफ्ते तक तो हम देख रहे थे कि हुकूमत जो है कोई पोजीशन नहीं ले रही थी कि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात क्यों नहीं हो रही है लॉयर्स की और फैमिली मेंबर्स की, और ये कहा जाता था कि ये सारा जो है वो जेल इंतजामिया का मामला है, हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन कल से हम देख रहे हैं एक डिफरेंट अप्रोच है। हुकूमत इसकी ओनरशिप भी ले रही है, इसको जस्टिफाई भी कर रही है कि ये नहीं हो सकता कि आप बाहर निकल के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सियासी मुलाकात करें और फिर कोई ट्वीट आ जाए जिससे मजीद जो है मामला गड़बड़ हो जाए। तो आपको क्या वजह क्या नजर आती है? बज़ाहिर तो ये लगता है कि एक नॉन इशू है, मुलाकात करने दें, लेकिन फिर हुकूमत क्यों ये चाहती है कि बेशक अगर 2 दिन तमाशा लगता है अडियाला के बाहर तो लगे, लेकिन मुलाकात नहीं होने देनी है? चला देखें, किसी भी पॉलिटिकल मूव को समझने का एक ही तरीका होता है कि आप देखते हैं कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं और उसके नताइज को जो उसको इंस्टिगेट कर रहा हो वो कैसे देख रहा है। आपको भी पता है, मुझे ही पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी कंफर्टेबल है, जुडिशरी कंट्रोल में है, बड़ी कंफर्टेबल है, इंटरनेशनल प्रेशर कोई नहीं है। तहके इंसाफ जो है उसकी स्ट्रीट पावर इस वक्त सिवाय केपी के कहीं नहीं है। तो पहला लॉजिकल क्वेश्चन होता है, यार मुलाकातें होने दें। अगर मुलाकात नहीं होगी, आप मुफ्त में एक इशू दे रहे हैं, उस इशू को एजिटेट करेंगे, कल को स्ट्रीट मूवमेंट होगी, कोई भी चीज़ आगे
एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा ना। तो आपको ये समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, मुनीब को समझ आ रही, तो आपका क्या ख्याल है जो इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं, 2-2 बारी 3-3 बारी गवर्नमेंट्स बना चुके हुए हैं, इतने सालों से अपने सूबे काबू किए हुए हैं, उनको ये बात नहीं पता? तो इसलिए ये ना हम समझे कि उनको नहीं पता कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और खासा को तो मैं समझ सकता हूँ वो किसी चीज़ पे जिद लगा के बैठ जाएं और उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ना सोचें। पीएमएलएन की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस मामले में बहुत सुआव है और बड़ी तेज है। वो बड़ी पॉलिटिकल चीज़ें देखते हैं। मुझे तो लगता है कि एक जान के एक तसादुम की फ़ज़ा बनाई जा रही है। मेरा अंदाज़ा है कि पीटीआई को एक स्ट्रॉन्ग कोई रिएक्शन करे, कुछ सड़कों पे आए, हो सकता है इस्लामाबाद पे एक और चढ़ाई करे। अब आपने बयानात सुने कल चीफ मिनिस्टर साहब के, उन्होंने कहा जी कुछ भी हो सकता है, हम आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे तो लोग कानून भी हाथ में लेंगे, कानून फिर उनके फैसले फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। एक 9 मई हुआ था, उसके बाद जो पीटीआई के साथ हुआ हम सब ने देखा, फिर नवंबर में हुआ, उसके बाद जो पीटीआई के साथ हमने क्या देखा वो भी सब हुआ। क्या इतना कोई अनथिंकेबल सिचुएशन है कि गवर्नमेंट चाह रही हो कि एक 4.5 में ही हो जाए, 9 महीना हो 4.5 में ही हो जाए, और उसके बाद जो रही सही एक एजुटेशनल कैपेसिटी है उसको इतनी स्ट्रांगली क्रश किया जाए कि आने वाले फिर बहुत अरसे तक कोई उसमें सकत ना रहे। क्योंकि जहाँ तक जुडिशल प्रोसेस का ताल्लुक है जी, अब आप देखते हैं कन्वीनियंटली डेट्स भी पोस्टपोन हो जाती हैं। तोशा खाना 2 का केस था, वो भी चला गया, दिसंबर के अंदर चला गया। इसी तरह दूसरे मामला भी हैं। सो गवर्नमेंट को जो हम देखते हैं तो गवर्नमेंट तो लगता है कि बेट कर रही है पीटीआई को। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये इतनी कैजुअलनेस या जिद की बात नहीं है, ये मैसेजिंग भी है और एक ऑफर भी है कि आए और अपनी स्ट्रीट पावर दिखाएं एंड देन मे बी दे आर रेडी फॉर दैट। ओके मुनीब साहब, क्या आपके शो पे तो अकील मलिक साहब ने कहा था कि हो सकता है अगले हफ्ते मुलाकात हो जाए, लेकिन फिर कल हमने देखा दोबारा कि कंडीशनल मुलाकात की बातें हो रही हैं कि कोई पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी, फिर कोई सियासी बयानिया नहीं बनाया जाएगा। अगर इन चीज़ों पे अग्री करते हैं तो शायद मुलाकात हो जाए। तो अब आपको लग रहा है कि कोई मुलाकात के इम्कानात हैं या हुकूमत अपनी जो पोजीशन पिछले 3 हफ्ते से रखी हुई है उस पर बरकरार रहेंगे वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने पोजीशन अपनी रखी हुई है वो बड़ी स्ट्रेंज सी है। अभी जो कल बातें राणा सनाउल्लाह साहब ने की कि हम कहते हैं कि ये तहरीक जो है ये जेल से नहीं, ऐसे कोई इसकी इजाज़त नहीं है, हमें एतराज़ है कि बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। इशू बड़ा सिंपल है, वो बाहर निकल के नहीं करेंगे, 15 मिनट बाद जाके या 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जाके कहीं फिर कर लेंगे, अपने सेक्रेटेरिएट से कर लेंगे, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो वो सोशल मीडिया पर आ जाएगी। मैसेज या पैगाम किसी का जो भी होगा वो तो बाहर निकल आएगा। तो मुझे ये तुक समझ नहीं आती जो गवर्नमेंट के पार्ट पे ये चल रहा होता है या ये जो किया जा रहा है। लेकिन जो अभी मालिक साहब कह रहे थे, आई थिंक उसके अंदर एक सेंस मौजूद है। वो इसलिए कि आप अगर इस बात को गौर करें तो एक सिचुएशन तो ऐसी पैदा हो रही है जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जगह बड़ी कम है, लिमिट बड़ी कम है, पॉलिटिकल स्पेस भी ना होने के बराबर है, और जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा सख्त है। उसमें बड़ा हम ताज्जुब होता है कई दफ़ा कि इतनी जो सख्ती का माहौल है या बरहमी का माहौल है उसमें कोई कमी नहीं आती। बल्कि अब तो शायद ये भी सोच लिया गया है कि अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा पैदा होती है तो अब तो इतनी ज़्यादा अगर अलाउ मी टू से इतनी आदत बन चुकी है या इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि पता है कि जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, या इस तरह की लेकिन मुनीब हमले को या आप इस भी तरह कह रहे हैं की कि हुकूमत को बलवाई भी को। समझ आता है कि इमरान खान अगर मुलाकात के बाद एक पोस्ट कर दें वो इतना डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर धरना दे के बैठ जाए 16 घंटे वो ज़्यादा डैमेजिंग है। लेकिन उसके बावजूद वो इस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पीटीआई की जो बची कुची स्पेस है वो भी ख़त्म की जाए। ये मामला है। जी, मैं समझता हूँ कि अब ऑल्दो ये बड़ा हमें सोच समझ के ये बात कहनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये सोचा जा रहा हो कि जी जो कुछ बचा है वो भी ख़त्म किया जाए। और अगर एक्चुअली देखा जाए तो ओरिजिनल प्लान तो यही है हुकूमत का कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची कुची
उनकी लीडरशिप है या सियासत है उसको या उसको एक कल्मिनेशन की पॉइंट की तरफ लेके जाया आप जाए दोनों से इस और सवाल उसे है मुनीब, खत्म क्योंकि किया आप ये जाए। बात करें, पहले आप ही जवाब दे दें कि अब 26वीं 27वीं तरमीम के बाद इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप से कोई खतरा नहीं है, हुकूमत ने एजिटेशन भी देख ली है पीटीआई की, उससे भी खतरा नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं चाहेंगे कि चले अगर एक नेम से एक जमहूरियत है उसमें एक ऑपोजिशन का किरदार है उसको रहने दें, क्यों ये चाहेंगे कि उसको भी खत्म कर दें? मतलब अब तो कोई खतरा नहीं है ना बजाय इनको। पहले मुनीब आप सब जवाब दे दें। देखिए बिल्कुल बात आपकी ठीक है, हुकूमत मजबूत है, खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग इख्तिदार में या ताकत में होते हैं वो किसी एक जगह बैठकर उनमें वो कंप्लेसेंट कम ही होते हैं और उनका जो अल्टीमेट गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे और आपकी नज़र से हम नहीं देख पाते। जो मैं समझ पाया हूँ चंद चीज़ों को बड़े करीब से देखने के बाद, वो ये है कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम ये ओरिजिनल गोल नहीं है या ओरिजिनल टारगेट नहीं है, वो तो शायद अचीव कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि अचीव किया जाना है। और जब आप एक चीज़ को उस नुक्ते नज़र से देखें कि ये इंतशार है और इंतशार की को ख़त्म करना हम पर मजहबी तौर पर लाजिम है, और अगर कोई फितना है तो उसको ख़त्म करना हम पर लाजिम है और ये करना है और यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो फिर आप खुद देख लीजिए कि फिर उसको ख़त्म कहाँ किया जाएगा, किस नुक्ते पर किया जाएगा। और मालिक साहब आपकी क्या राय है? 27वीं तरमीम के बाद अब हुकूमत को बाज़ाहिर कोई खतरा नहीं है, तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? इससे क्या फ़ायदा होगा? और दूसरा, जो हमने कुछ ब्रीफिंग्स अटेंड किए हैं रिसेंटली और उसमें हुकूमत का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ना उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी है और एक बड़ी वजह है दहशतगर्दी की, और फिर एक जो माफिया है, ड्रग माफिया, उसको सपोर्ट भी है, सियासी सरपरस्ती भी हासिल है। वो भी सिर्फ बताने की हद तक है कि केपी अपना किबला दुरुस्त करे, केपी हुकूमत, या वहां पे भी आपको नजर आता है कि अज़ाइम शायद हुकूमत के कुछ और हैं? नैरेटिव बिल्डिंग नजर आती है। हम उन तमाम ब्रीफिंग में इकट्ठे थे शहजाद, हमने 3-4 ब्रीफिंग्स और बड़ी कम गैप से ब्रीफिंग्स हुई जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स थी, उसमें 2 चीजें बड़ी कांस्टेंट थी जिसे आपने पॉइंट आउट की कि ये ड्रग मनी सब कुछ, ये तीरा और ये सारा चीफ मिनिस्टर की फैमिली के ज़मीनें, ये वो, और क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, ये बाय एक पैरेलल स्टोरी चल रही थी। उसमें इस बार ये ऐड एक चीज़ हुई कि जो बलूचिस्तान से कंपैरिजन हुआ कि जी 80% वहाँ पे इंसिडेंट्स हैं, बट वहाँ पे कितना काम हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा। देखिए, जो पहले ये बात कर रहे थे अभी मुनीब भी, जब आप पार में होते हैं तो एक टेंडेंसी टू ओवर किल भी होती है। मुझे याद है एक बारी मैं और एक और जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, हम खान साहब के साथ बैठे हुए थे, तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो कोई बात हुई, तो वीकनेस की बात हुई, तो खान साहब ने कहा कि यू नो व्हेन यू स्मेल वीकनेस यू शुड गो फॉर द जुगुलर। और मुझे लगता है कि वो उसी किताब से अब के जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने भी वहीं से एक वर्स उठा लिया है, पैराग्राफ। कई बार ये टेंडेंसी होती कि यार जब इतना इस वक्त दबा दिया है तो इसी हल्ले में काम आप ख़त्म ही कर दो। कोई लोग उसको ओवरकिल कहते हैं, कोई उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और कोई एक नीडलेस एग्रेशन कहते हैं। ये तारीख बताती है कि वो फैसले गलत थे, ठीक थे, लेकिन जब आप पे किसी किस्म का प्रेशर ना हो तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़े से ज़्यादा एम्बोल्डन भी हो जाते हैं, टू द पॉइंट ऑफ बीइंग रेकलेस भी हो जाते हैं। और मुझे तो इस वक्त सिर्फ एक, जिसको आप कहते हैं ना, अब खासा पार में थे तो हम कई बार वहाँ पे भी एक इंपीरियल एरोगेंस ऑफ पावर देखते थे, यहाँ भी हम इंपीरियल एरोगेंस ऑफ पावर देख रहे हैं कि जब आप ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या, फिर कोई विंडो ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं है, लेट्स गो फॉर द किल। वो सबको याद है कि जेल में भी डाल दिया, लेकिन जेल से एसी भी निकलवाना जरूरी है। तो ये जब आपके पैरेलल नैरेटिव बड़ा खतरनाक बन रहा है केपी के अंदर, इंडिविजुअल के ऊपर भी, सीएम के ऊपर भी, और गवर्नमेंट एज अ होल आल्सो, तो मेरा ख्याल है 3-4 चीजें पैरेलल चल रही हैं, ताकि कल को अगर कोई भी बड़ा एक्शन हो या बड़ा कोई, खाली मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कल को वहाँ पे कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन भी हो तो आपके पास एक हिस्ट्री ऑफ जस्टिफिकेशंस हो। वरना इस वक्त सारे क्राइसिस को टोन डाउन करना कितना आसान है, आप मुलाकातें करवा दें, खत्म हो जाएगी बात, कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं। लेकिन जब आप एक इशू को खुद एग्रीमेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, जो इस वक्त आपको मुझे नहीं पता, हम सब गेस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन और आप लोगों का इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है एग्रीवेट करने की वजह ये हो कि पीटीआई को मजीद दबाने का मौका मिल जाएगा। मुनीर साहब, क्या आपको लगता है या आपके ज़राए क्या कहते हैं कि गवर्नर राज, गवर्नर रूल केपी में ऑन कार्ड है या दिस इज नॉट ऑन कार्ड?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मेजर हो सकता है। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ, क्योंकि देखिए एक तो ये बात मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की और ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ये कि ये तो एक वैसे भी टेम्परेरी सोल्यूशन है और डेस्परेट मेजर टाइप होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ देखी जा रही है वो बेसिकली ये है कि जब आफरीदी साहब आए हैं तो शायद इनके भी पाँव ना जम सके और कुछ अरसे बाद इनके ऊपर भी वही प्रेशर आ जाए जो गंडापुर साहब के ऊपर है। और ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है पावरफुल क्वार्टर्स के अंदर कि शायद सोहेल आफरीदी साहब की जगह भी कुछ अरसे बाद कोई और आ जाए, क्योंकि अभी देखें 1.5 साल हुआ है, अभी तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का अरसा पड़ा है। तो इवेंचुअली तो ये होना है कि जी ये शायद जो गवर्नर्स रूल है उसकी जरूरत ना पड़े और उससे पहले ये सब कुछ अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंच जाए। अब वो पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, दैट इज येट टू बी सीन, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है। अच्छा, इसमें सर पीटीआई की सियासत की भी बात करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास कोई इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, लेकिन क्या उनकी अपनी पॉलिसीज, अपनी सियासत की सिम दुरुस्त है मालिक साहब? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उनकी जो बहनें हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, मिलने नहीं दे रहे, मिलने देना चाहिए, आपकी भी राय है, सबकी एक वाज़ेह राय है। लेकिन उसके बाद इंडियन चैनल्स, जहाँ पे कुछ दिन पहले एक प्रोपेगेंडा हुआ अफगानिस्तान की एक खबर को लेकर के, इमरान खान जो है वो जिंदा नहीं है शायद, और फिर इंडियन चैनल्स में ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू देना, रिपब्लिक, एएनआई, जिसको सबको पता है कि वो किस तरीके से बीजेपी हुकूमत की लाइन टो करते हैं, इससे पीटीआई हासिल क्या करेगी? यानी कि अगर वेस्टर्न आप वर्ल्ड में न्यूज़ आउटलेट्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो समझ आता है कि वहाँ पे एक वो बयानिया बनाना चाहते हैं, नैरेटिव, शायद इंटरनेशनल हेल्प मिल जाए। बट इंडियन मीडिया जो ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड है, उनका कोई दुनिया में इतना बड़ा क्लाउड भी नहीं है, और वहाँ पर ये बातें करना, इज इट प्रोडक्टिव और काउंटर प्रोडक्टिव फॉर पीटीआई? देखिए, पॉलिटिक्स से ताल्लुक है ना, गवर्नमेंट को बड़ी क्लैरिटी है कि हमने दबा देना है, हमने रगड़ देना है, और इस वक्त हमें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक हमारे उनको खतरा कोई नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर कोई नहीं है, तो इसलिए उनकी तो प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है। पीटीआई को फैसला करना होगा कि अगर आपने एहतजाजी सियासत करनी है तो फिर आप उसकी तैयारी करें। मसलन आपने पार्लियामेंट्री कमेटी से इस्तीफे दे दिए नेशनल असेंबली के, सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका मतलब अब आप सीटें भी छोड़ेंगे, आपने नहीं छोड़ी। सेनेट के अंदर आपने स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफे नहीं दिए गए, तो जो आपका थोड़ा बहुत क्लाउड था नेशनल असेंबली में वो भी आपने ख़त्म कर दिया। आप कहते हैं हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे ताकि हम लेजिटिमाइज ना करें, लेकिन 2 बाईपोल्स के अंदर आप हिस्सा ले लेते हैं। सिमिलरली नेशनल असेंबली के अंदर हम इनको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन तमाम बहसों में आप हिस्सा ले रहे हैं। आई थिंक इनको क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि इन्होंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करके विद इन कुछ चीज़ें करनी है या नहीं करनी, या सड़कों की सियासत करनी है। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये एक कंफ्यूजन है और ये बड़ी ही डैमेजिंग है। ये कहते हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, गवर्नमेंट बेबस है। बात यह है कि अगर गवर्नमेंट बेबस भी हो शहजाद, तो क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर इनको नेगोशिएशन में शामिल भी कर सकती है ऑन इट्स ओन? नहीं कर सकती। तो आप गवर्नमेंट का ब्लफ कॉल करें, आप कर लें उनसे डायलॉग शुरू। आई थिंक पीटीआई की जो सोशल मीडिया उनको डिक्टेट कर रहा है, उसकी वजह से इनके इतने लोग, अपने लोग, सीनियर तरीन लोग, वो जब टीवी पे बात करते हैं, जलसे में बात करते हैं और हमारे से प्राइवेटली बात करते हैं, वो जमीन आसमान का फर्क होता है। वो 2 जुबानें बोलते हैं लेकिन वो जाते नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी ये नेशनल असेंबली में मिलने गए सारे, ठीक है ना, साथ राजा नासिर अब्बास साहब को लेकर, उनका नेशनल असेंबली से ताल्लुक नहीं था उस मीटिंग के अंदर, वो तो सेनेट के अंदर के बंदे हैं। वो इसलिए लेके गए मेरे ख्याल में कि कल को अगर कोई रगड़ा पड़े और कोई लोग क्वेश्चन करें तो सोशल मीडिया पे देखें, सर हमारे साथ तो राजा नासिर साहब भी गए हुए थे। एवरीबडी इज सो अफ्रेड कि इंटरनल जो उनका सोशल मीडिया उनके साथ क्या करेगा, कि ये पीटीआई अभी सियासत नहीं कर पा रही, ये हॉस्टेज हो गई है अपने सोशल मीडिया बयानिए पे, जो पाकिस्तान में नहीं बैठे लोग कर रहे, जिनको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भरने पड़ते। यहाँ का आदमी जब भी हरकत करता है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पीटीआई को, अब खान साहब को, रादर पीटीआई को क्या कहना, खान साहब को अपना क्लियर एक पॉलिसी लेनी चाहिए, या टकराव की है या बातचीत की है। गवर्नमेंट इस वक्त टकराव चाह रही है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि इनको बातचीत में लाएं, ताकि गवर्नमेंट की टर्म्स से क्यों खेलते हैं ये, उनके टीओआर पे क्यों चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के टीओआर के मुताबिक सियासत कर रहे हैं। मुनीब, सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो ऑब्वियसली रियासत के लिए, हुकूमत के लिए एक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन इसमें सेंस आपको क्या नजर आती है कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देना और इस हद तक बात करना कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम जो है उनको, ताकतवर लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बाहर हो,
मतलब क्या एक डेस्परेट मूव है या इससे कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि देखिए जो भी हो, इंडियन मीडिया को तो हमने देख लिया है, ना उनकी कोई न्यूट्रलिटी है, ना कोई इंडिपेंडेंस है, तो क्या फायदा हासिल हो रहा है ये करके? उस पर डिनाइल आ रहा है, मुनीब शहजाद, साहब, उस पर उनका डिनाइल आ रहा है क्या डिनाइल है? कि नहीं, वैसे बता रहा हूँ, उस पर डिनाइल आ रहा है कि एआई जनरेटेड है, वो नहीं बातें की उन्होंने। तो कुछ वीडियोस के हवाले से एआई जनरेटेड है, लेकिन हमने भी चेक किया अलीमा खान साहबा से, उनके एक दो इंटरव्यूज के हवाले से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि एआई है या नहीं। अच्छा। मुनीब साहब, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, एआई है या ओरिजिनल वीडियोस हैं ये? देखिए, ये जो बात अभी जो नौरीन खानम साहिबा अगर इंटरव्यू दे रही हैं या कोई और देता है, इससे आई बिलीव इसका एक ही मैसेज है कि आप बेसिकली पैगाम पहुंचाना है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि हम आपको वहां से एंटेगनाइज करेंगे जहां से आपको हर चीज सबसे ज्यादा चुभती है। अब जारी बात है, उसका नुकसान कुछ शहबाज शरीफ साहब को या किसी को, फॉर दैट मैटर नुकसान तो खैर किसी को भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ही है ना कि जब आप हमें तकलीफ देंगे या हम तकलीफ में होंगे तो हम वहां पर भी बात करेंगे। हालांकि जिस तरह आपने कहा कि इंडियन मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वहां पर जाकर आप इंटरव्यूज देंगे और बैड माउथ करेंगे अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को, आपको जितने मर्जी उनसे ग्रीवेंसेस हो, आप बैड माउथ करेंगे अपने मुल्क के लोगों को, तो उससे पैगाम आपको जाती फायदा तो कोई नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंडियन गवर्नमेंट इमरान खान साहब की मदद में आ जाएगी, लेकिन इस तरह के जो मैसेजेस हैं या इस तरह के इंटरव्यूज, उनसे फायदे से ज्यादा नुकसान पीटीआई को हो रहा है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त पैगाम भिजवा रहे हैं कि जहां आपको सबसे ज्यादा कोई चीज चुभती है, हम वहां जाकर इन बातों का वावेला करेंगे और आपकी जो डिस्पोटिज्म है या जो आपका डिस्पोटिक रूल है उसके बारे में इंडिया को बताएंगे ताकि आपकी जगहसाई दुनिया के अंदर। ओके। और कुछ देर पहले आपने ये बात की कि देखें अभी भी इस हुकूमत की, इस निज़ाम की नज़रें बहुत दूर तक हैं। पीपल्स पार्टी इसमें कहाँ है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि कौमी असम्बली में नंबर पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कानून साजी के लिए सेनेट में तो उनकी ज़रूरत होगी, बट क्या गोइंग फॉरवर्ड जब नेगोशिएशंस होंगी, चाहे वो मालियाती मामलात पर हो एनएफसी जैसे, या सूबाई खुद मुख्तारी, या फिर जो भी डेवल्यूशन के मामलात हैं उन पर हो, तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अगर ऑन बोर्ड नहीं आती तो उनके लिए भी मसाइल होंगे? मुनीब साहब, देखिए, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त तो कोई ऐसे फॉलिंग आउट नहीं होगी। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या नेगोशिएट करना पड़ेगा या उनके साथ थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। जिस तरह एनएफसी का एक मामला है, बेशक बिलावल साहब की स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर, लेकिन आई थिंक एक वक्त आएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ एक सीरियस सिटिंग होगी स्टेक होल्डर्स की, क्योंकि ये बात तो डिसाइड कर ली गई है कि जो तरीक़ाकार है एनएफसी के डिस्ट्रीब्यूशन का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, वो तो अब वायबल नहीं है और वो किसी सूरत भी चल नहीं सकता, और इसको तब्दील हर सूरत में होना है। ये अब हो, 2 महीने बाद हो या 4 महीने। मालिक साहब, एक क्विक कमेंट, क्योंकि जब पीटीआई का दौर था, मुझे याद है जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पहले 1 साल में अच्छी नहीं थी, तो उस वक्त उनके लोग कहते थे कि अब चलें, बहुत लेट हो गया, अब हम फायर फाइटिंग भी करते रहेंगे और फिर हमारे वोटर को हमने ये देना पड़े, अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो अब हमें दिखाना पड़ेगा कि देखें हम एटलीस्ट अपने मुखालफिन को करप्शन पर अरेस्ट तो कर रहे हैं। इफ़वाद चौधरी साहब और उन जैसे लोग बात करते थे कि अब वोटर को एटलीस्ट ये देना है। तो यहाँ पर भी ये भी एक प्रॉब्लम है शायद इस वक्त, क्योंकि मैंने देखा आप भी इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से जो ग्रोथ खासतौर पे फैक्टर है उस तरीके से नजर नहीं आ रही, स्ट्रैंगुलेशन ज्यादा नजर आ रही है इकोनॉमी की और कोई वे आउट भी नहीं नजर आ रहा है। क्या ये भी एक वजह है, हुकूमत से दबाव फील कर रही है इसलिए अपने सियासी मुखालफिन पे मजीद दबाव बढ़ाना चाहती है? नहीं, अभी ये दबाव नहीं आ रहा, अभी ये दबाव आम आदमी की तरफ से उस फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये भी मार्च अप्रैल में ज्यादा शदीद होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मुनीब ने बात बताई है ना पीपल्स पार्टी का विंडो ड्रेसिंग अच्छी हो जाएगी, वर्डिंग बड़ी केयरफुली ऑल्टर होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को मानना पड़ेगा। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी चेरिश चीज है जो इम्यूनिटी मिली है, इस्तिस्ना मिला है सदर साहब को, ताहियात वाला, उसमें बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया गया है उनको कि देखें ये इस्तिस्ना जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन की मार है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उड़ा भी सकती है अगर ज्यादा जाएंगे, बिकॉज बाकी जिनको हल्ले में दिलवाया है कॉन्स्टिट्यूशन ये इस्तिस्ना, उनको इस्तिस्ना की जरूरत है नहीं, ये जरूरत है जरदारी साहब की। ये इसको छोटी चीज ना समझे, ये इस्तिस्ना का एक पे बैक देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और वो पे बैक छोटा मोटा नहीं होगा, वो ये 18वीं अमेंडमेंट और सारी चीजें होंगी, कोई अल्टीमेटली ब्रेक ऑफ नहीं होगा, ये करेंगे, वर्डिंग बड़ी केयरफुली होगी, लेकिन कीप योर आई ऑन द इस्तिस्ना।
अगर इस्तिस्ना चलता है फिर उस दिन बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो रही है। शॉर्ट ऑफ दैट पीपल्स पार्टी लाइन में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमने कल अपने प्रोग्राम में मुल्की मईशत को जिन चैलेंजेस का सामना है और हुकूमती, रियासती और कारोबारी हलकों की जानिब से जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा है उसकी तफसील आपके सामने रखी थी और बताया था कि माशी टीम की स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से पिछले 2 साल में माशी इस्तेकाम तो आ गया है, मगर माशी इस्तेकाम से माशी तरक्की का सफ़र कब और कैसे शुरू होगा इसका हुकूमत के पास कोई वाज़ेह प्लान नज़र नहीं आता। जबकि हुकूमत के दावों के बावजूद अब तक ना मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और ना ही टैक्सों की शरह में गैर मामूली इजाफे के बावजूद टैक्स का हदफ हासिल हो पा रहा है। बल्कि आज FBR की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक FBR को नवंबर की टैक्स वसूली में 156 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है, जबकि रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में टैक्स शॉर्टफॉल बढ़कर 413 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात अली तब्बा साहब और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुसद्दिक जुल्करनैन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तब्बा साहब पहले आप बताइएगा, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन है वो तो हमने देखा कि नजर आई है मईशत में, और ये भी हम कहते आए हैं कि बूम एंड बस साइकिल से निकलकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमती हलकों में और कारोबारी शख्सियात के कंसर्न्स नजर आ रहे हैं और बेचैनी नजर आ रही है ग्रोथ को लेकर। आप बताइएगा कि जो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा या ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? शुक्रिया शहजाद। देखिए, वजूहत तो पहले भी काफ़ी हमने डिस्कस की हैं और अभी भी मसले मसाइल जो पिछले हम 12 महीने या 18 महीने से डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो एक माइंडसेट डेवलप हुआ है इस्लामाबाद में ना कि स्टेबलाइजेशन तो गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट की है, लोगों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, आवाम ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, इसके बाद जाके हम एक स्टेबलाइजेशन फेज पे पहुँचे। ग्रोथ का प्रॉब्लम ये है शहजाद भाई कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे ना, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो पाकिस्तान के बिजनेसेस के जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी आई थिंक हर पाकिस्तानी को पता है, मतलब जिसमें हम शराइ सूद है, आपके बिजली और गैस के जो चार्जेस हैं, आपका जो टैरिफ, जो गवर्नमेंट ने एक टैरिफ रैशनलाइजेशन प्रोग्राम जो इन्होंने रोल आउट किया है इस बजट से, जुलाई 2025 से, ये वो सारे इक़दामात हैं जिससे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत ही बेचैनी आ गई है। एक तरफ हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट जो है जनरली अक्रॉस ऑल सेक्टर, चाहे आप लॉजिस्टिक की कॉस्ट देख लें, चाहे आप यूटिलिटीज़ की कॉस्ट देख लें, आप टैक्सेशन को देख लें, आप इंटरेस्ट रेट को देख लें, वो रीजन से बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा जो कहते हैं कि जो कंपैरिजन है वो एप्पल टू एप्पल ही नहीं है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तो आप टैरिफ जब कम करते हैं, जब आपको बताओ कि आपके मुल्क के अंदर जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रिलेटिवली कंपेरेबल है विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, वियतनाम, वो कंपेरेबल नहीं है, और फिर हम टैरिफ कहते हैं कि नहीं हमारा ज़्यादा है, तो टैरिफ तो ज़्यादा रखना पड़ेगा ना। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट का जो डिसएडवांटेज है पाकिस्तानी बिजनेसेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, अगर उसको हम कहीं से कवर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम में आ जाएगी। आज आपको पता है कि मेजॉरिटी जितनी भी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी की सारी अंडर कैपेसिटी चल रही है, बिकॉज चाइना से और बाकी मुल्कों से इतना डंप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स। आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान स्पिनिंग सेक्टर का ये हाल है कि रोज़ मिलें बंद हो रही हैं, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कंपेटिटिव नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरीके से मिलें बंद हो रही हैं अगले 6 महीने में मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना अंदाज़ा है, 50% ऑफ द स्पिनिंग कैपेसिटी विल वाइप आउट ऑफ पाकिस्तान, और उससे आपकी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एक बार जब वो प्लांट बंद हो जाता है ना शहजाद साहब, उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। ये रियलाइजेशन मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में किस लेवल तक है,
इसके अलावा लेकिन अगर ये सिर्फ टेक्सटाइल में स्पिनिंग या वीविंग तक है तो इस पे तो लोग कहते हैं ना कि ठीक है हमें तो वैसे भी वैल्यू एडेड की तरफ जाना है, क्यों हम स्पिनिंग को प्रमोट करें। फिर ये आर्गुमेंट आता है क्या बेहतर नहीं होगा ये? नहीं, देखिए शहजाद साहब, देखिए हर इंडस्ट्री का बैकबोन होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब तक कि आज आपके पास स्पिनिंग है तो दुनिया को भी पता है कि यार पाकिस्तान के अंदर एक कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, आज वो कंपेटिटिव नहीं है, और वो कंपेटिटिव नहीं होने के रीज़न ये कि कॉटन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, आपके बाकी सारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और पैरामीटर्स पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है, तो उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यार पाकिस्तान की कॉस्ट ज़्यादा है तो हम डंप करते हैं यहाँ पे, और बहुत बेतहाशा डंपिंग हो रही है। तो कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो, उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी फिर वैल्यू एडिशन है ना। अगर आप यान इंपोर्ट कर लेते हैं ना शहजाद, तो आपकी वैल्यू एडिशन है ओवरऑल वो सिर्फ 50 से 60% है। यदि 40% तो आप इंपोर्ट करें तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा सामने। जब आप कॉटन से आप यान बनाते हैं और वैल्यू एडेड बनाते हैं ना, तो उसमें जो वैल्यू एडेड कंपोनेंट है वो 70% पे चला जाता है, 75% पे चला जाता है। जब आप यान इंपोर्ट कर लेते हैं या फैब्रिक इंपोर्ट कर लेते हैं, वो कम होकर 50% पे आ जाता है, 60% पे आ जाता है या 40% पे आ जाता है। तो जो आपकी अपनी जो वैल्यू एडिशन है वो कम हो जाती है। तो बांग्लादेश में देखिए लोग एग्जांपल देते हैं कि इन्होंने पहले फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, इन्होंने पहले गारमेंट यूनिट लगाए, फिर उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, फिर उन्होंने वीविंग लगाया, फिर उन्होंने स्पिनिंग लगाया, फिर उन्होंने फाइबर के प्लांट लगाए। तो पाकिस्तान में जो एक कैपेसिटी लग गई है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद लगी है, इतने सालों के बाद लगी है। अगर उसको हम बंद करना चाहते हैं वो हमारा ऑप्शन है। वो अगर हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो फिर गवर्नमेंट का फैसला है, ठीक है हम बंद कर देते हैं। लेकिन जब तक आप उनको रीजनल कंपैरेटिव इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, गैस चार्ज, गैस के जो आपके रेट्स हैं और बिजली के रेट हैं, अगर आप उसको लेके नहीं आए। इस पर आता हूं, मैं इस पर जरा फिर तफसील से बात करते हैं। मुस्तफा साहब, आपको लगता है कि जो एक स्टडी अप्रोच इस वक्त हुकूमत की है, स्टेबलाइजेशन के बाद एक हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जाएंगे ताकि वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, आपको लगता है कि अप्रोच बिल्कुल ठीक है, या आपको लगता है कि अब हम वहां पे पहुंच गए जहां पे ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है? शहजाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, कंसर्न तो है, SIFC में भी है, गवर्नमेंट में भी है। जिससे मोहम्मद अली ने कहा किस हद तक है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने मोहम्मद अली भी एक ग्रुप को चेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने 9 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं इसी वजह से कि उनको एहसास है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो जिस वर्किंग ग्रुप को मैं चेयर कर रहा था उसमें बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने बहुत टाइम दिया और उन्होंने हमारी रिकमेंडेशंस को इमीडिएटली अप्रूव किया। आल्दो एक वो अगर देखा जाए तो कंटेंट वाइज बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, बट एक मैसेज कम से कम गया कि दे वांट टू डू समथिंग। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन है उसमें देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अगर हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो वो तो फिर बूम और बस्ट साइकिल वाली बात, वो फिर दोबारा जो है ना, कंजम्पशन मीन्स इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं आपकी, तो आप दोबारा वहीं चले जाएंगे। तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ तो हमें नहीं जाना, बट द टाइम हैज़ कम कि हम इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएं। मगर जैसे मोहम्मद अली भी कह रहे थे, इस वक्त जो कंडीशंस हैं, टैक्सेशन है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपकी जो एनर्जी में मिसमैनेजमेंट है, हमारे लेबर लॉज हैं और बेशुमार ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। अब अगर हम देखें तो हमें, ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें सबको पता है, आई थिंक द गवर्नमेंट नोज द प्रॉब्लम, हम सारी बिजनेस कम्युनिटी को पता है इसका हल क्या है। हल यही है कि जब तक हम अपना फिस्कल डेफिसिट नीचे नहीं करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट में एक तो चीज़ है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको अगर हम छोड़ दें और टैक्सेशन की तरफ आएँ, तो देखें हम अभी इसी जो हमारी एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की डायलॉग इकोनॉमी हुआ है उसमें चेयरमैन FBR भी तशरीफ लाए थे। हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका है अवाम का जो कि अमीर लोग हैं और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर है जो अपने हिस्से का टैक्सेस नहीं दे रहे, और वो सारा लोड जो है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड क्लास। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में 3 ट्रिलियन 3000 अरब के ऐसे एसेट्स को डिटेक्ट किया है जिसको जो कि ट्रांसफर हुए हैं, परचेज हुए हैं, या तो डिक्लेयर नहीं किए गए, और अगर डिक्लेयर किए गए तो अंडर डिक्लेयर किए गए। अगर आप इन्हीं को ले लें और इसकी एक फास्ट फेयर उसकी असेसमेंट हो जाए तो 600 से 700 बिलियन का तो ये एक सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की ट्रांसफर का लॉस है।
उसके बाद मैं तो बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट BISP की क्यों फंडिंग कर रही है, ये प्रोविंसेस को शिफ्ट करें आप जो आपकी लाइफ एंड कंज्यूमर की एनर्जी सब्सिडीज हैं वो आप प्रोविंसेस को शिफ्ट करें। दिस इज द रोल विच SIFC हैज टू प्ले, क्योंकि प्रोविंसेस को कन्विंस करें कि भाई ये आपके अवाम है। तो आप मेरे ख्याल में बड़ी कम अरसे में कम से कम 1.5 ट्रिलियन रुपीज स्पेयर कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, जिससे कि वो टैक्स रिलीफ दे सकते हैं। एनर्जी तो काफी मिसमैनेज्ड है, एनर्जी में ठीक होने में टाइम लगेगा, टू बी ऑनेस्ट होना चाहिए। इस एनर्जी कॉस्ट पे एक सवाल ये आता है कि क्योंकि आपने वो कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो रखी थी, उसमें जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं फॉर SIFC, उन्होंने भी ये बात की कि टैक्स बहुत ज़्यादा है और यही बिजनेसमैन जो आप लोग बैठे हुए थे सामने, आप लोगों को कहा कि आप ही के ऊपर ये बोझ बढ़ता जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन अगर कम हो रही है 11% पे सस्टेन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि करेंसी को मसनूई तौर पर एक रेट पर नहीं फिक्स किया जा सकता और हमें जब लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को जो है कॉन्फिडेंस आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी पे। अब मुझे बताइएगा कि इन मौजूदा हालात में जब हम IMF प्रोग्राम में हैं तो क्या इसका कोई सलूशन है भी, या हमें वेट करना पड़ेगा जब IMF प्रोग्राम खत्म होगा तब हम अपनी मर्जी चला सकेंगे? क्योंकि उन्हें बताइए आपको, ये तो हम पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं कि इस टैक्सेशन के साथ कैसे कोई इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, इसको तो आप मजीद स्क्वीज करेंगे। देखिए शहजाद, बात वही है, IMF ये तो नहीं कहता कि आप जो है ना सैलरीड क्लास पे इतना टैक्स लगा दें। IMF का बेसिक रीजन तो ये है कि वो दे वांट टू रिड्यूस योर फिस्कल डेफिसिट, और अगर हम कोई और फंड्स जनरेट कर लेते हैं या कोई गैप क्रिएट कर लेते हैं, देयर इज नो रीजन कि हम IMF को कन्विंस ना कर सकें कि जी हम इसको यहाँ पे रिलीफ देना चाहते हैं, उसके बगैर ग्रोथ नहीं होगी। और ग्रोथ होगी तो और मजीद डेफिनेटली टैक्सेस, इकॉनमी ग्रो करेगी तो टैक्सेशन वैसे ही बढ़ेगी। जहां तक आपने लोकल इन्वेस्टर की बात की, खासकर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में, आप देखें एक आर्गूमेंट ये है कि जी हर जो शोबा है उसको एक बराबर टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल सही, आई एग्री विद दैट, बट व्हेन एक्सपोर्ट सेक्टर हैज टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो हमें एक्सपोर्ट वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्लोबल प्राइसेस को मीट करना पड़ता है। अब अगर फर्ज करें कि एक्सपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके ऊपर पॉलिसी रेट अगर आपका 12% है, तो एक थंब रूल है कि उससे 4-5% ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होगी तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आपकी जो उसके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आज 4 या 5% है तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हमने टैक्सेशन को इतना बढ़ा दिया, और एक्सपोर्ट सेक्टर में कहीं भी, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कहीं भी नॉर्मल टैक्सेशन नहीं है। इधर तो उन्होंने मिनिमम टैक्स रेट भी लगा दिया, नॉर्मल टैक्सेशन भी कर दी। तो ये अब गवर्नमेंट की चॉइस है कि दे वांट टू हैव अ रियल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, और इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं तो उन्हें ये स्पेस निकालनी पड़ेगी। और कुछ देखें, इमीडिएटली फुल रिलीफ नहीं हो सकती, बट देयर आर एरियाज जहां पे आप सुपर टैक्स कम कर सकते हैं, आप MTR जो आपका मिनिमम टैक्स रिजीम है उसको कम कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट के ऊपर ये इंसेंटिव दे सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट पे जो नॉर्मल टैक्स है लगेगा नॉर्मल टैक्स, मगर उसको हाफ हम कर देते हैं जैसे बाकी सारी दुनिया में है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, लोकल इन्वेस्टर्स भी करेंगे, पैसे बचेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, उससे ग्रोथ आएगी। तो ये आई थिंक IMF को कन्विंस करने की जरूरत है, जो कि किया जा सकता है अगर इसमें फिगर्स के साथ हम जाएं। इस पर अगर अली साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कीजिएगा। और सवाल मेरा ये है कि हम आमतौर पे देखते थे कि पाकिस्तान की मईशत में जब भी एक फेज आता था जहां पे इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही होती थी, स्टेबलाइजेशन में हम जाते थे और फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होता था। अब क्या ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका बहाल नहीं हो रहा? और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो कहा जाता है, जैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा कि $10 बिलियन सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, बट वी नीड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। अभी प्रोजेक्ट देना तो हुकूमत का ही काम है, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को उनके साथ मिलाना, ये तो हुकूमत का इसमें एक अहम रोल है। ये क्यों नहीं हो रहा है और ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? यही वजूहत जो आपने बताई, कॉस्ट की, इंटरेस्ट रेट की, इसी वजह से? नहीं, देखिए इंटरेस्ट रेट अभी जगह है, बट ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट है ना बिजनेस का, वो बहुत ही होस्टाइल होता जा रहा है। जो हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम कहीं ना कहीं से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं, बट इसमें बड़ा टाइम ज़ाया होता है। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। जो आप टैक्स नोटिस आ जाते हैं, आपको कभी कहाँ से नोटिस आता है, कभी कहाँ से आता है। देखिए फॉरेनर्स जो है ना, उनको चाहिए होता है स्टेबिलिटी, चाहिए होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और इनको फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए होता है। पाकिस्तान में फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर होस्टाइल इन्वायरमेंट डेवलप हो चुका है अगेंस्ट बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स के अंदर। देखिए पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना शहजाद, वो पैचवर्क से नहीं हो सकता कि आपने, जैसा मुसद्दिक साहब ने बताया कि वो जो कमेटी हेड करे थे, इनका 0.25% EDF इन्होंने कम कर दिया। ये पैचवर्क नहीं चलने वाला, अब ये पैचवर्क से काम नहीं चलेगा।
जब तक कि पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, जब तक कि वो सारे के सारे साथ नहीं चलेंगे ना, तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हम कहते हैं 3-3.5% में फंस गई है ना, उसको हम नहीं अनलॉक कर सकेंगे। अभी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर आए 8% इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ आई है एक क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर की डबल डिजिट इनकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आई है। तो वो जब ये आप सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे तो इसके बाद ही जाके आपको एक ट्रू पिक्चर, आपको एक ट्रू ग्रोथ मॉडल नजर आएगा। तो अली साहब ये क्यों नहीं हो रहे? SIFC भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर ने 9 कमिटीज भी बना दी, हमने 0.25% कम कर दिया, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। सर इस तरह से काम नहीं होता। मतलब मैंने आपको बताया कि पैचवर्क का जमाना चला गया। पाकिस्तान हैज नॉट बीन डूइंग एनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर लास्ट मे बी डेकेड और सो, और वो सारा एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। और उसकी वजह से जब वो लॉसेस देखते हैं, IMF प्रोग्राम में जाते हैं, तो IMF जो कहता है कि यार ये आपका फिस्कल डिसिप्लिन सही नहीं है, आपकी यूटिलिटी में, आपकी बिजली में सर्कुलर वो है, सर्कुलर डेट है, आपका गैस के अंदर अब सर्कुलर डेट आपका डेवलप हो गया है। देखिए अभी ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली काफ़ी कम है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी फेवरेबल है। मेरे ख्याल में जो फिस्कल डेफिसिट का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, मेरी जो गवर्नमेंट को तजवीज़ होगी कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो डीजल की प्राइसेस हैं, उसको मेंटेन करें, वहाँ से एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप जमा करके जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वहाँ से उसको पूरा करें, और साथ साथ अपना फिस्कल डिसिप्लिन को भी, जैसा मुसद्दिक साहब ने मशवरे दिए कि जो सारे सब्सिडीज हैं वो गए आप उनको सूबों को कि वो प्रोवाइड करें। देखिए फेडरल गवर्नमेंट के पास जो बजट है, और जब वो स्टार्ट करते हैं वो खसारे से स्टार्ट करते हैं। वो खसारे के बाद वो देखते हैं कि यार जो बाकी जो एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, बाकी बजट से वो सारा फेडरल के ऊपर आता है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि चले यार टैक्सेस बढ़ा दें। फाइनेंस मिनिस्टर की बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा टैक्स टू GDP 13% होना चाहिए, पर इनको ये नहीं पता कि जब 11% का जो इन्होंने टारगेट लिया हुआ है, उसके बाद इतनी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और बाकी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, इंडिविजुअल सैलरी क्लास इतना सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स वो से जा रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस है, हम कहते हैं चले मिडिल मैनेजमेंट है, अकाउंटेंट है, फलाना, वो तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर सप्लाई और लोग अवेलेबल है, बट गुड क्वालिटी डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर सर्व करते हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, जिसकी पाकिस्तान को बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर उस तरह के हम अपने रिसोर्स को लूज करना शुरू कर देंगे तो यहाँ के हॉस्पिटल्स का क्या हाल होगा, यहाँ की इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। ये हमारी सोच जो है ना, बड़ी एक टनल विजन की सोच से हम इस मुल्क को चला रहे हैं, और इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको अली साहब ये बताइएगा, मैं देख रहा था पिछले 3-4 सालों में जो हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन है ना, वो तकरीबन डबल हो चुकी है, लेकिन जो इन 3-4 सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी, वो ऑन एवरेज 1.8% रही है। यानी कि आप अपनी टैक्स रेट बढ़ा के इस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर चुके हैं। तो क्या ये एक प्रूडेंट फैसला होगा कि अगर हम टैक्स रेट कम करें, और जैसे अभी मुसद्दिक साहब ने कहा इन्फोर्समेंट के जरिए जो नहीं है नेट में उनको लेकर आएँ, तो ये तो एक लॉजिकल बात है। ये जब हम करने जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी नहीं है करने की, या कोई और वजह है? क्योंकि स्टेट तो अपनी रेट की बात करती है, अगर आप टैक्स ही नहीं वसूल कर सकते सबसे, तो फिर कहाँ जाएगी रेट आपकी? शहजाद, किसी मुल्क में जब इतना हाई टैक्सेशन होता है, टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होती है। चलो मुसद्दिक साहब ने भी कहा कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, और जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो आपका श्रिंक कर रहा है। इसके दो नुकसान हो रहे हैं। और एक तीसरा ये है कि जो हमने ड्यूटीज़ कम की, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की। देखिए इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के दो नुकसान आते हैं। एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्री है वो आपकी अंडर कैपेसिटी या अंडर यूटिलाइजेशन चल रही है। तो सारे के सारे मसले जो हैं वो टैक्सेशन से शुरू होते हैं, वो हाई यूटिलिटी आपके एनर्जी कॉस्ट से स्टार्ट होते हैं और इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट होते हैं। जब तक कि इन तीनों चीज़ों पे साइमल्टेनियसली डिसीजन नहीं होगा कि हमारे जो टैक्स, जो सैलरी लोगों पे जो टैक्स है उसको कम करने की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री में जो टैक्सेस हैं उसको कम करने की ज़रूरत है, और जो बिजली और गैस है चाहे वो आप सब्सिडी बजट से दें, ताकि वो क्रॉस सब्सिडी जो इंडस्ट्री दे रही होती है, जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं गैस और बिजली के, और उसके अलावा बाकी सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी है फर्टिलाइजर वगैरह पे, वो बजट से आप निकालें, वो आप क्रॉस सब्सिडाइज ना करें। और अपने जो बिजनेसेस को कंपैरेटिव करने के लिए आप ये सारे जो रेट्स हैं उनको आप वंस एंड ऑल उसको कम कर दें, रीजनल लेवल पे लेकर आएँ। फिर आप 6 महीने के बाद आप देखेंगे
कि लोगों को इस पर इत्मीनान भी होगा, लोगों का दोबारा से फोकस भी होगा। देखिए आज सारे सेक्टर स्लो हैं, रियल एस्टेट भी स्लो है, एग्रीकल्चर का भी बुरा हाल है, मैन्युफैक्चरिंग का भी बुरा हाल है। सर्विस सेक्टर जो है वो उसमें आपकी ग्रोथ आ रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट बाकी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं 75% ऑफ योर जीडीपी, उसकी अगर ग्रोथ ही नहीं है या मिनिमल ग्रोथ है तो इससे तो ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना आपकी प्रॉब्लम्स। जी अली साहब, मैंने मुसद्दिक साहब से सवाल करना है, लेकिन क्योंकि आपने ये बात की कि कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, अब मुझे बताइएगा, क्योंकि जैसे आपका जो ग्रुप है, आप सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी आपका ग्रुप है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में है, और फिर हमें ये कहा जाता है कि आप स्टॉक मार्केट देखें जहां पे तमाम मेजर सेक्टर्स की रिफ्लेक्शन है, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर, ऑयल, बैंक, ऑटो, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, और इस वजह से ही स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इनकी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्टर अगर आप देखें तो ग्रोथ नहीं है उसमें? नहीं शहजाद, अगर आपकी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अगर आज से 18 महीने पहले 3.3 मल्टीपल ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो पे चल रही थी, जो दुनिया की सबसे सस्ती मार्केट थी, तो ये रियलिस्टिक नंबर तो नहीं था ना। उसके दो वजूहत है ना, कि एक तो आपकी ये स्टेबलाइजेशन ही थी उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस भी उस वक्त सामने थे, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थे। जब आपकी स्टेबलाइजेशन आ गई, आपकी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आ गई, आपकी करेंसी स्टेबल हो गई, आपका इन्फ्लेशन आपका कम हो गया, इंटरेस्ट रेट 22% से आप 11% पे आ गए, तो स्टॉक मार्केट को तो ऊपर जाना था। देखिए स्टॉक मार्केट अगर दुनिया की आज रीजन में 15 PE पे चल रही है, और हम 8.8, आज भी हमारा काफ़ी सब्सटेंशियल डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट इसलिए चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे 5-5.5-6% पे नहीं जाएगी। अगर आपके इसी तरीके से इकोनॉमी चलती रहेगी तो आपकी स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है वो भी आप आहिस्ता जाके आगे जाके आहिस्ता हो जाएगी, बिकॉज आगे जब नंबर्स ही सही नहीं होंगे, सिवाय फर्टिलाइजर, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ये 3-4 सेक्टर हैं, वो निकाल दें, वो सब्सिडाइज सेक्टर्स हैं। बैंकिंग का अपना एक एक अपना एक सॉलिड बेस है, ऑयल एंड गैस के अपने एक सॉलिड रिटर्न्स हैं। इसके अलावा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है आप देखते हैं उन सब में जो है ना आजकल काफी प्रेशर है, क्योंकि हमारी मार्केट अभी भी दूसरी मार्केट से सस्ती है, उसका एक इम्पैक्ट देखा गया है। जुल्करनैन साहब, आपने भी बहुत सारे मशवरे दिए, अली साहब ने भी दिए, और हम सबको पता है कि यही सोल्यूशंस हैं। अब आप बताइए कि ये हल क्यों नहीं होते हैं? कमेटीज बन जाती हैं, अली साहब कह रहे हैं पैच वर्क से कुछ नहीं होगा, SIFC बन गया, बिजनेसमैन को हर जो है इंपॉर्टेंट तकरीब में बुलाया जाता है, आपसे मशवरे लिए जाते हैं, हल क्यों नहीं हो रहा? क्या विल नहीं है? क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है? अगर मैं आपको कहूं कि आप पॉइंट आउट करें कि कहां पे चीजें जाके रुक जाती हैं, आप लोगों ने सॉल्यूशंस भी दे दिए, तो क्या है वजह? आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। कहीं विल नहीं है, कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, कहीं कैपेसिटी नहीं है, और इन सारी वजूहत की बिना पे आई थिंक बहुत ज़्यादा जो कंसल्टेशन है ना वो भी कन्फ्यूजन कर देती है। अब देखें, पहली दफ़ा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं SIFC के, उन्होंने पहली दफ़ा जो खुद से कहा है कि हमारा एक्सचेंज रेट मैनेज्ड है। हम लोग ये 1 साल से कह रहे थे, ना गवर्नर स्टेट बैंक मांगते हैं, ना गवर्नमेंट मानती है। अब देखिए, कोई इंसान पाकिस्तान का शहरी ये नहीं चाहता कि डिवेल्यूशन हो, मगर आप एक्सचेंज रेट को अगर आप मैनेज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, बट वो क्या कर रही हैं? वो कंजम्पशन को फ्यूल कर रही हैं। आपका एक्सचेंज रेट अगर सही नहीं है तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि आपकी कंजम्पशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब से हमारा एक डेयरी का प्रोजेक्ट है, हमारा एक जॉइंट वेंचर है, टर्किश जॉइंट वेंचर। हम चीज़ सारा लोकल बेचते थे, हम बटर 2 साल से एक्सपोर्ट कर रहे थे। पिछले 8-10 महीने से हम लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। वो लोकल मार्केट में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस आर बेटर इन द लोकल मार्केट। हम एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट तो कर सकते हैं, बट द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लोकल मार्केट इज बेटर, क्योंकि लोकल मार्केट में कंजम्पशन के लिए पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमें आई थिंक इन सारी चीज़ों की अब इनको इदराक तो है, पर मेरा ख्याल यही है कि अब टाइम आ गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, जैसे मोहम्मद अली साहब ने भी कहा, कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सुपर टैक्स को एलिमिनेट करें, जो सैलरीज का टैक्स है, इनकम टैक्स, उसको नीचे लेके आए, इंटर कॉर्पोरेट टैक्स को ख़त्म करें। ये आपके WPPF है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सकता है। और आई थिंक दैट विल नॉट ओनली गिव, और आपका जो पॉलिसी रेट है इसको रिव्यू करें। एक्सचेंज रेट को बिल्कुल, आप अगर रुपया स्ट्रांग होना चाहिए तो स्ट्रांग होना चाहिए, बट उसको मैनेज मत करें। इस वक्त आपका देखें, पॉलिसी रेट 11% नीचे आया, मगर हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है। दुनिया में ये कभी नहीं होता कि अगर पॉलिसी रेट नीचे आए। हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बाकी पार्टनर्स की कम है, फिर भी हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है। तो आप उसको, जब उसका नतीजा क्या होगा, फिर यकदम
एक डिवेल्यूशन हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आई थिंक समबडी हैज़ टू टेक अ स्टेप ऑन दिस कि जी अब इसको करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में और वर्किंग ग्रुप्स भी आ रहे हैं और मोहम्मद अली साहब भी एक आध ग्रुप को चेयर कर रहे हैं, टैक्सेशन भी आ रहा है। I really hope that the government is going to, the Prime Minister is going to take some concrete steps and give some relief to the people and to the corporate We hope sector. ऐसा ही हो। जैसे आपने करेंसी की एक मिसाल दी, माजी की ये गलतियां हम कर चुके हैं और उन गलतियों से सीखने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया तब्बा साहब और मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।